नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो चिकित्सा जगत में आप कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर शायद आम तौर पर उतना ध्यान नहीं जाता। ये है रक्त आदान, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद होने वाली विलंबित या कहें तो पुरानी प्रतिक्रियाएं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, उसमें इन रिएक्शंस के अलग अलग प्रकार, उनके पीछे के कारण और उनके लक्षणों पर काफ़ी विस्तृत चिकित्सा जानकारी दी गई है। ये वो प्रतिक्रियाएं हैं जो खून चढ़ाने के फौरन बाद नहीं, बल्कि कुछ समय के बाद सामने आती हैं। तो आज हमारा मकसद है इस जटिल विषय को थोड़ा साफ करना। ये विलंबित प्रतिक्रियाएं असल में हैं क्या, ये क्यों होती हैं, और शायद सबसे जरूरी, इन्हें कैसे पहचाना जाए और इनका प्रबंधन कैसे हो। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डिलेड रिएक्शंस आखिर हैं क्या? स्रोत इन्हें उन अवांछित प्रभावों के रूप में बताते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 24 घंटे गुजर जाने के बाद दिखते हैं। मतलब ये तुरंत होने वाली तीव्र प्रतिक्रियाओं से अलग हैं। जरा इस पर और रोशनी डालें। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, ये प्रतिक्रियाएं ट्रांसफ्यूजन के कुछ समय बाद उभरती हैं और स्रोत इन्हें मोटे तौर पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं। पहली हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं, यानी वे जो शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम की गतिविधि के कारण होती हैं, और दूसरी है नॉन इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं। यहाँ दिलचस्प बात ये समझने की है कि हमारा शरीर बाहरी रक्त पर सिर्फ तुरंत ही नहीं, बल्कि दिनों, हफ्तों या शायद महीनों में भी कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है। ये एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है जिसके संकेत धीरे धीरे उभरते हैं। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है कि शरीर की प्रतिक्रिया इतनी देर से भी आ सकती है। चलिए पहले इम्यूनोलॉजिकल विलंबित प्रतिक्रियाओं को समझते हैं। स्रोत इनमें कुछ खास तरह के रिएक्शंस का जिक्र करते हैं, जैसे क्रॉनिक हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, फिर ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, इसे संक्षेप में TAGVHD कहते हैं, और तीसरा पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा यानी PTP। सुनने में ये नाम थोड़े तकनीकी लगते हैं, पर कोशिश करते हैं इन्हें एक एक करके समझने की। शुरुआत करते हैं क्रॉनिक हेमोलिटिक रिएक्शन से। इसे जानकारी में एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी कहा गया है। स्रोत बताते हैं कि यह अक्सर RH असंगति मतलब RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण हो सकता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी मतलब ब्लड ग्रुप्स में एक तरह का मेल न होना, खासकर RH फैक्टर को लेकर। इस रिएक्शन में होता क्या है कि लाल रक्त कोशिकाएं मतलब RBCs नष्ट होने लगती हैं, पर यह तेजी से नहीं होता जैसा अक्यूट रिएक्शन में होता है। ये धीरे धीरे होता है। हाँ, ये प्रक्रिया धीमी होती है, इसीलिए इसके लक्षण भी आम तौर पर ट्रांसफ्यूजन के तुरंत बाद नहीं दिखते। ये अक्सर 3 से 7 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ मामलों में स्रोत ये भी बताते हैं कि 48 घंटों के भीतर भी शुरू हो सकते हैं। लक्षणों की बात करें तो इनमें हल्का बुखार हो सकता है, जॉन्डिस यानी पीलिया जिसमें त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती हैं, हीमोग्लोबिन यानी HB का लेवल गिरना मतलब एनीमिया का बढ़ जाना, और कभी-कभी हालांकि कम मामलों में गुर्दे की कार्यप्रणाली में बाधा यानी रीनल फेलियर जैसी गंभीर स्थिति भी बन सकती है। अच्छा, तो ये धीमी गति से RBCs का नष्ट होना है, पर इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? मतलब ये होता क्यों है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि इसका मुख्य कारण है एलोम्यूनाइजेशन। ये एक प्रक्रिया है जिसमें खून लेने वाले व्यक्ति का शरीर ट्रांसफ्यूजन से आई बाहरी रक्त कोशिकाओं पर मौजूद कुछ खास निशानों, जिन्हें एंटीजन कहते हैं, उन्हें पहचान लेता है और फिर उनके खिलाफ हथियार यानी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडीज खास तौर पर IgG टाइप की दान की गई लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर चिपक जाती हैं, उन्हें एक तरह से टैग या चिन्हित कर देती हैं। अच्छा, तो एंटीबॉडीज बन जाती हैं फिर? हाँ, अब होता ये है कि शरीर की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाएं, जिन्हें मैक्रोफेज कहते हैं, ये मुख्य रूप से प्लीहा यानी स्प्लीन और यकृत यानी लिवर में होती हैं। ये इन टैग लगी RBCs को पहचान लेती हैं। ये मैक्रोफेज शरीर की सफाई कर्मी कोशिकाओं जैसी होती हैं, तो वो इन टैग लगी कोशिकाओं को बाहरी या खतरनाक समझकर धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देती हैं। इसीलिए इसे
एक्स्ट्रावैस्कुलर यानी रक्त वाहिकाओं के बाहर होने वाला हेमोलिसिस कहते हैं। इसके मैनेजमेंट में, जैसा स्रोत बताते हैं, मरीज के यूरिन आउटपुट और किडनी फंक्शन पर कड़ी नज़र रखना ज़रूरी है। और अगर एक खास टेस्ट, जिसे डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट या DAT कहते हैं, वो पॉजिटिव आता है, तो ये कंफर्म करता है कि RBCs पर एंटीबॉडी चिपकी हुई हैं। फिर उस खास एंटीबॉडी की पहचान करना ज़रूरी हो जाता है ताकि भविष्य में और सुरक्षित ट्रांसफ्यूजन किया जा सके। ये पूरी प्रक्रिया वाकई इस बात पे जोर देती है कि ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड कंपैटिबिलिटी की जांच कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि ऐसी एंटीबॉडीज बनने का चांस कम हो। अब अगली इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रिया पर आते हैं, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, TAGVHD। स्रोत इसे एक बहुत ही गंभीर, यहाँ तक कि जानलेवा स्थिति बताते हैं। ये कब और क्यों होती है? TAGVHD तब होती है जब दान किए गए रक्त में मौजूद इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव कोशिकाएं, खासतौर पर एक तरह के लिम्फोसाइट्स, जिन्हें साइटोटॉक्सिक CD8T लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति को चढ़ाई जाती हैं जिसकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो, मतलब इम्यूनोसप्रेस्ड हो। कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण लेने वाले का शरीर इन बाहरी दान की गई लिम्फोसाइट्स को पहचानकर उन्हें नष्ट नहीं कर पाता। एक मिनट, मतलब दान की गई कोशिकाएं मरीज के शरीर पर हमला कर सकती हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। ट्रांसफ्यूजन तो मदद के लिए होता है, ये कैसे मुमकिन है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये वाकई में एक चौंकाने वाली बात है। स्रोत बताते हैं कि स्टोर किए गए ब्लड में ये डोनर लिम्फोसाइट्स 17 से 20 दिनों तक जिंदा और एक्टिव रह सकते हैं। जब ये खून किसी इम्यूनोसप्रेस्ड मरीज को, जैसे कोई कैंसर रोगी जिसे कीमोथेरेपी मिल रही हो, या कोई ऐसा मरीज जिसे जन्म से ही इम्यून डिफिशिएंसी हो, तो ये जिंदा डोनर लिम्फोसाइट्स मरीज के शरीर में पहुंच जाते हैं। वो मरीज के बोन मैरो और दूसरे टिश्यूज में बस जाते हैं और वहां पनपने लगते हैं। फिर ये डोनर कोशिकाएं मरीज के शरीर की कोशिकाओं को ही बाहरी मानकर उन पर हमला करना शुरू कर देती हैं। इसी को कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट प्रतिक्रिया, यानी ग्राफ्ट दान की गई कोशिकाएं, होस्ट मरीज के खिलाफ लड़ रहा है। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, बहुत। इसके लक्षण ट्रांसफ्यूजन के 2 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर कभी भी दिख सकते हैं। लक्षणों में तेज बुखार, स्किन पर बहुत सारे रैशेज, दस्त, हेपेटाइटिस यानी लिवर में सूजन, लिवर का फंक्शन बिगड़ना और बोन मैरो सप्रेशन शामिल है। इसका मतलब है कि शरीर की अपनी खून बनाने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। यह स्थिति अक्सर जानलेवा होती है। अगर हम इससे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये इस बात पर रोशनी डालता है कि कुछ खास तरह के रोगियों के लिए, जैसे जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, उनके लिए ब्लड प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ्यूजन से पहले खास तरीके से ट्रीट करने की जरूरत होती है। एक आम तरीका है खून को गामा इरेडिएशन देना। इससे डोनर लिम्फोसाइट्स निष्क्रिय हो जाते हैं और वे मरीज के शरीर में पनप नहीं पाते। ये जानना तो बेहद जरूरी है, खासकर उन मरीजों और उनके परिवारों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। अब तीसरी इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रिया पर आते हैं, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन पर्प्यूरा या PTP। ये पर्प्यूरा शब्द का क्या मतलब है और ये स्थिति कैसे बनती है? पर्प्यूरा स्किन पर दिखने वाले लाल या बैंगनी रंग के धब्बों या चकत्तों को कहते हैं। ये असल में त्वचा के नीचे छोटी खून की नलियों से खून के रिसाव यानी हेमरेज के कारण बनते हैं। PTP एक रेयर लेकिन गंभीर स्थिति है जो तब होती है जब ट्रांसफ्यूजन के बाद मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। प्लेटलेट्स वो छोटी कोशिकाएं हैं जो खून का थक्का जमाने में मदद करती हैं। प्लेटलेट्स के खिलाफ एंटीबॉडी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर प्लेटलेट एलो इम्यूनाइजेशन के कारण होता है, खासकर एक प्लेटलेट एंटीजन के खिलाफ जिसे PLA1 कहते थे, अब HPA1A कहते हैं। होता यह है कि ट्रांसफ्यूजन के बाद बनी ये एंटीबॉडी न सिर्फ बाहर से यानी डोनर की प्लेटलेट्स पर हमला करती हैं, बल्कि, और यही खास बात है, ये मरीज की अपनी प्लेटलेट्स को भी नष्ट करना शुरू कर देती हैं। इसके नतीजे में खून में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से और खतरनाक लेवल तक गिर जाती है। इसे गंभीर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। प्लेटलेट काउंट अक्सर 10,000 प्रति माइक्रोलीटर से भी कम हो जाता है, जबकि नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। प्लेटलेट्स की इसी कमी के कारण स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग होने लगती है, जो पर्प्यूरा के रूप में दिखाई देती है। बाप रे,
मतलब शरीर बाहरी प्लेटलेट्स के संपर्क में आने के बाद अपनी ही प्लेटलेट्स पर हमला करने लगता है। ये तो एक तरह की ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया जैसी लग रही है जो बाहरी चीज से शुरू हुई। ये कब होता है और किन लोगों में ज्यादा आम है? बिल्कुल, ये एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया की तरह ही है। पीटीपी आमतौर पर ट्रांसफ्यूजन के 7 से 14 दिनों के बाद होता है। स्रोत बताते हैं कि ये उन महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है जो पहले प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वो बच्चे के पिता से मिले प्लेटलेट एंटीजन के संपर्क में आ सकती हैं, या जिन्हें पहले भी खून या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन मिल चुका हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शरीर में पहले से ही इन बाहरी प्लेटलेट एंटीजन के खिलाफ एक तरह की मेमोरी या सेंसिटिविटी बन चुकी होती है। दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सर प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट के ट्रांसफ्यूजन के बाद देखा जाता है, पर लाल खून या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के बाद भी हो सकता है, क्योंकि उनमें भी थोड़ी मात्रा में प्लेटलेट के अंश हो सकते हैं। परप्यूरा के अलावा क्या इसके कोई और लक्षण भी होते हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है? हाँ, परप्यूरा और ब्लीडिंग के अलावा स्रोत कुछ और संभावित लक्षण भी बताते हैं, जैसे गले में खराश, हीमोग्लोबिनूरिया मतलब पेशाब में हीमोग्लोबिन आना, जो आरबीसी विनाश का संकेत हो सकता है, मतली, उल्टी, किडनी से जुड़ी समस्याएं, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना और त्वचा में दूसरे तरह के बदलाव या रैशेस। और इसका प्रबंधन, इसे मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि ये एक इम्यून प्रतिक्रिया है, इसके मैनेजमेंट में इम्यून सिस्टम को शांत करने के तरीके अपनाए जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। गंभीर मामलों में प्लाज्मा एक्सचेंज, जिसे प्लाज्माफेरेसिस भी कहते हैं, किया जा सकता है। इसमें मरीज के खून से प्लाज्मा, जिसमें वो नुकसानदेह एंटीबॉडी होती हैं, उसे निकालकर उसकी जगह हेल्दी प्लाज्मा या दूसरा फ्लूइड दिया जाता है। एक और इलाज है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी IVIG देना। ये एंटीबॉडी की गतिविधि को कम करने और प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये थी 3 मुख्य विलंबित इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं, क्रॉनिक हेमोलिटिक रिएक्शन, TAGVHD और PTP। हर एक के अपने खास कारण और खतरे हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नॉन इम्यूनोलॉजिकल विलंबित प्रतिक्रियाओं की ओर चलते हैं। स्रोत इसमें मुख्य रूप से ट्रांसफ्यूजन इंड्यूस्ड हीमोसिडेरोसिस का जिक्र करते हैं। सरल भाषा में कहें तो आयरन ओवरलोड। चलिए इसे समझते हैं। हीमोसिडेरोसिस एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर के टिश्यूज में आयरन यानी लौह तत्व बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। ये जमा हुआ आयरन हीमोसिडेरिन नाम के प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। स्रोत बताते हैं कि फेफड़े और गुर्दे अक्सर वो अंग होते हैं जहां ये जमाव मुख्य रूप से देखा जा सकता है, पर ये लिवर, हार्ट और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी जमा हो सकता है। और ट्रांसफ्यूजन से इसका क्या लेना देना है? ये आयरन ओवरलोड ट्रांसफ्यूजन से क्यों होता है? ये उन मरीजों में एक बड़ी चिंता का विषय है जिन्हें लंबे समय तक बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, खासकर लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसीज या होल ब्लड। जी, जरा सोचिए, खून की हर यूनिट में करीब 200-250 मिलीग्राम आयरन होता है। जिन मरीजों को बीटा थैलेसीमिया मेजर, सिकल सेल एनीमिया के कुछ प्रकार, जन्मजात हेमोलिटिक एनीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारियां होती हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। अब मुश्किल ये है कि हमारे शरीर के पास आयरन को एब्जॉर्ब करने का तो बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन फालतू आयरन को शरीर से बाहर निकालने का कोई असरदार नेचुरल तरीका नहीं है। पसीने, स्किन सेल्स के झड़ने वगैरह से बहुत मामूली मात्रा में ही आयरन निकलता है, तो हर ट्रांसफ्यूजन के साथ शरीर में आयरन जमा होता जाता है। ये एक तरह का अनचाहा खजाना है जो धीरे धीरे अंगों में जमा होकर उनके लिए बोझ बन जाता है और उनके नॉर्मल कामकाज में रुकावट डाल सकता है। खास तौर पे हार्ट, लिवर और एंडोक्राइन सिस्टम जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, पैंक्रियाज, ये आयरन के जमाव के प्रति काफी सेंसिटिव होते हैं। ये तो काफी गंभीर बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रांसफ्यूजन पर ही निर्भर हैं। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? क्या ये फौरन पता चलता है? आयरन जमा हो चुका होता है, अक्सर कई सालों के ट्रांसफ्यूजन के बाद। स्रोतों के अनुसार शुरुआती लक्षणों में मांसपेशियों में कमजोरी, थकान, वजन कम होना, हल्का पीलिया यानी त्वचा का पीलापन और पहले से मौजूद अनीमिया का और बिगड़ना शामिल हो सकता है। जैसे जैसे आयरन और जमा होता है, हार्ट की समस्याएं जैसे हार्ट फेलियर, धड़कन का अनियमित होना, लिवर की समस्याएं जैसे सिरोसिस, डायबिटीज क्योंकि पैंक्रियास प्रभावित होता है और दूसरी हार्मोनल समस्याएं हो सकती हैं। इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है फिर? क्या
इस एक्स्ट्रा आयरन को शरीर से निकाला जा सकता है? हाँ, अच्छी बात यह है कि इसका मैनेजमेंट मुमकिन है। मुख्य इलाज है आयरन चेलेशन थेरेपी। इसमें ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो शरीर में जमा फालतू आयरन को बांध लेती हैं और फिर उसे पेशाब या मल के रास्ते शरीर से बाहर निकालने में मदद करती हैं। स्रोत डेफ्रोक्समाइन मेसाइलिस नाम की दवा का जिक्र करते हैं जो इंजेक्शन से दी जाती है। हालांकि अब खाने वाली चिलेटिंग दवाएं भी उपलब्ध हैं जो ज़्यादा सुविधाजनक हैं। अच्छा। इसके अलावा मैनेजमेंट का एक और ज़रूरी हिस्सा है ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत को जितना हो सके कम करना। साथ ही शोध बताते हैं कि कभी-कभी नियोसाइट्स यानी युवा लाल रक्त कोशिकाओं का इस्तेमाल करने पर विचार किया जा सकता है। ये युवा कोशिकाएं शरीर में पुरानी कोशिकाओं के मुकाबले ज़्यादा समय तक जिंदा रहती हैं, जिससे दो ट्रांसफ्यूजन के बीच का गैप बढ़ सकता है और इस तरह शरीर में आयरन जमा होने की रफ्तार धीमी हो सकती है। तो जिन मरीजों को रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, उनके लिए आयरन ओवरलोड की नियमित निगरानी जैसे सीरम फेरेटिन लेवल की जांच और समय पर चिलेशन थेरेपी शुरू करना उनके लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होने वाली विलंबित प्रतिक्रियाओं के दो मुख्य प्रकारों पर चर्चा की। पहले इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं, जिसमें हमने क्रॉनिक हेमोलिटिक रिएक्शन यानी धीमी गति से आरबीसी का नष्ट होना, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज या TAGVHT, जिसमें डोनर कोशिकाएं ही हमला करती हैं, और पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा या PTP, जिसमें प्लेटलेट्स नष्ट होती हैं। और दूसरे नॉन इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रिया, जिसका मुख्य उदाहरण हमने देखा ट्रांसफ्यूजन इंड्यूस्ड हीमोसिडेरोसिस यानी आयरन ओवरलोड, जो लंबे समय तक ट्रांसफ्यूजन लेने से होता है। आज की इस गहरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं वे ये हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि जान बचाने वाला हो सकता है, उसके कुछ ऐसे जोखिम भी हैं जो तुरंत नहीं बल्कि कुछ समय बाद सामने आते हैं। ये विलंबित प्रतिक्रियाएं काफ़ी अलग अलग तरह की हैं। कुछ इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से जुड़ी हैं तो कुछ का कारण अलग है। ये ट्रांसफ्यूजन के कुछ दिनों बाद से लेकर हफ्तों या सालों बाद तक सामने आ सकती हैं और हर प्रतिक्रिया के अपने खास कारण, लक्षण और मैनेजमेंट के तरीके हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे ज़रूरी संदेश शायद यही है कि इन विलंबित प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूकता और इनकी निगरानी कितनी ज़रूरी है। भले ही ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया बिना किसी फौरी दिक्कत के पूरी हो जाए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और मरीजों दोनों को इन देर से होने वाली संभावित कॉम्प्लिकेशंस के लक्षणों के प्रति सचेत रहना चाहिए। कई बार ये लक्षण बहुत साफ नहीं होते, जैसे थकान या हल्का पीलिया, जिन्हें आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसलिए ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री को ध्यान में रखना और किसी भी असामान्य लक्षण पर गौर करना समय पर निदान और सही मैनेजमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सचमुच बहुत ज़रूरी है कि जागरूकता बनी रहे। इन विलंबित प्रतिक्रियाओं की जटिलता और उनके संभावित गंभीर परिणामों को देखते हुए एक विचार मन में आता है। भविष्य में ब्लड बैंकिंग और ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रियाएं इन जोखिमों को और कम करने के लिए किस दिशा में विकसित हो सकती हैं? क्या हम और ज़्यादा पर्सनल लेवल पर, जैसे कि जेनेटिक मैचिंग या और डिटेल्ड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग की ओर बढ़ सकते हैं, या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स को और एडवांस तरीके से मॉडिफाई करना, जैसे हमने TAGVHT के लिए इरेडिएशन की बात की, या PTP के लिए वॉश्ड प्लेटलेट्स का उपयोग? क्या ये भविष्य में स्टैंडर्ड प्रक्रियाएं बन सकती हैं? ये निश्चित रूप से एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि ट्रांसफ्यूजन को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके।